हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस पर हम 10th क्लास विज्ञान का सिलेबस रनिंग में चल रहा है, जिसमें हमने साइंस के बायोलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और पिछली क्लासों में हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और आज से हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होना है, जिसका नाम है क्या? अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आपको सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्लासेज हों उसके नोटिफिकेशन समय से मिले, इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो बात करते हैं, पिछले सेशन में हमने विज्ञान के कुछ मैटर को कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या हमने मैटर इसके अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर बायोलॉजी को सबसे पहले स्टार्ट किया था। बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट की थी और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं हमारे, उन सारे चैप्टरों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया है इसका, क्या? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। और इसको हम करीबन 3 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसके अंदर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करेंगे। भाई सभी लोगों को 10th और 12th क्लास के सभी बच्चों के एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। 5 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी लोग बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। सर्दियां बहुत तेज हैं, इस वजह से स्कूलों की जो क्लासेज हैं वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से, जहां पर बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है आपकी एमपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस की, जिसमें हमने बायोलॉजी को आपको कंप्लीट करा दिया है, केमिस्ट्री हमारा रनिंग में चल रहा है, फिर इसके बाद हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। हमारे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो बात करते हैं हम हमारे इस सेकंड चैप्टर की। और इस सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा केमिस्ट्री का जो पार्ट है, इसके अंदर हमें पढ़ना है क्या? अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो ये चैप्टर भी हमारा अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर है, जिसके अंदर आसानी से कुछ अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, उनको आसानी से हम याद रख के इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चनों को हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बात करते हैं थोड़ी सी अम्ल और क्षार के बारे में, जिसके अंदर हमने ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। बात करते हैं तो भाई देखो, अम्ल और क्षार और लवण होते क्या हैं? अम्ल, क्षार एवं लवण, ये है भाई हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले यदि बात की जाए अम्ल और क्षार की, कैसे पहचानोगे भाई? तो सबसे पहला काम है हमारा स्वाद के आधार पर। अम्लों को स्वाद के आधार पर पहचाना जाता है और क्षार को भी स्वाद के आधार पर पहचाना जाता है। तो स्वाद के आधार पर पहचानने का तरीका ये है भाई कि स्वाद के आधार पर यदि इनका टेस्ट यदि लिया जाए, तो अम्ल जो होते हैं ना, वो स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो स्वाद के आधार पर हम आसानी से अम्लों को पहचान सकते हैं कि स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। बात करें क्षार की,
तो क्षारों का यदि स्वाद लिया जाए तो क्षार जो होते हैं ना स्वाद में होते हैं कैसे, कड़वे या कसेले। कड़वे या फिर हम इस स्वाद को कह सकते हैं कसेला, कसेला स्वाद। ठीक है। और बात करें लवण, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, तो लवण का जो स्वाद है ना वो एक तरीके से कोई स्वाद नहीं है जिसे अपन अम्ल और क्षार के मिलने से ही हम क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो ये तो हमारा स्वाद के आधार पर हो गया। दूसरा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम सूचक कहते हैं, सूचक। इन सूचक के आधार पर भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। ये सूचक जो होते हैं अम्लीयता और क्षारीयता माध्यम में मिलाने पर ये अपने रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, रंग को परिवर्तित कर लेते हैं और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई ये क्षार है और ये अम्ल है। दूसरी बात करें, तीसरा एक और पहचानने का तरीका है जिसे हम कहते हैं लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, इस लिटमस पत्र के आधार पर भी हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। कैसे कि यदि मान लो कोई अम्ल है और उस अम्ल को हम इस लिटमस पत्र पर डालते हैं, यदि वो अम्ल उस लिटमस पत्र को नीले को यदि लाल कर देता है, नीले को यदि लाल कर देता है तो हम कह देते हैं भाई ये कौन है, अम्ल है। और यदि क्षार होगा तो, क्षार होगा तो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा भाई, वो नीला कर देगा। भाई अम्ल और क्षार की पहचान तो लिटमस पत्र से भी हो गई। लिटमस पत्र कुछ नहीं है, एक पौधे की क्या होती है, छाल होती है। वो छाल के ऊपर इन पदार्थों को जैसे ही डाला जाता है तो ये छाल अपने रंगों में परिवर्तन शो करती है। उस आधार पर हम अम्ल और क्षार की क्या कर सकते हैं, पहचान। तो याद रखना है लिटमस पत्र की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात करें, क्या लवण भी इसी तरीके से लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव डालते हैं, तो बात हमारी लवण का इस लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात की जाए, लिटमस पत्र हो गया। तीसरा आता है हमारा एक पीएच स्केल होती है भाई, पीएच स्केल। इस पीएच स्केल के आधार पर भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। और इस पीएच स्केल का निर्माण जो है ना वो किया गया था सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पीएच स्केल का निर्माण किया। और इस पीएच स्केल की यदि बात की जाए तो ये रही भाई हमारी एक पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल को इन्होंने जब बनाया तो इस पर 0 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 इस तरीके से इस पर नंबर लिखे गए, 0 से लेकर 14 तक इस पर नंबर लिखे गए। और इसके बारे में फिर बताया इन्होंने, क्या बताया कि यदि किसी पदार्थ का जो पीएच मान मिलता है, एक पीएच की वैल्यू बताई, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ऋणात्मक भाग में, उसे अपन क्या कह देते हैं भाई, पीएच कह देते हैं। तो यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो कैसा होगा भाई, अम्लीय होगा। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो वो कैसा होगा भाई, क्षारीय होगा। तो बात आई कि जिसका पीएच मान यदि 7 ही मिल गया फिक्स तो वो होगा आपका कैसा, उदासीन। वो कैसा होगा, उदासीन। उदासीन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा किसका, जल का, H2O का। पानी कैसा होता है, उदासीन, उसका हम कोई स्वाद लेके नहीं चलते हैं। तो पानी के अंदर चाहे अम्ल को मिलाओ चाहे क्षार को मिलाओ, उसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो अम्लों की पहचान क्या है भाई, पीएच स्केल से यदि पहचान करें सोरेनसन के द्वारा जिसका निर्माण किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान हमें 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, तो हम कह सकते हैं वो क्या है भाई, हमारा अम्ल है। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा मिलता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो कैसा होगा भाई, क्षारीय विलयन होगा। वो कैसा होगा, क्षार होगा। और ये कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। हमारे पास अम्ल और क्षार की पहचान कर ली। और यदि किसी विलयन का पीएच मान हमें सिर्फ और सिर्फ 7 मिलता है
तो हम उसको कह सकते हैं क्या कि वो होगा उदासीन, मतलब उसका ना तो व्यवहार अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। फिर बात करें कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा, जैसे जिसका पीएच मान यदि किसी का 1 आ गया तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय है, अम्लीय, सर्वाधिक अम्लीय। और 6 वाले का पीएच मान ये कम अम्लीय है। तो अम्लियों में सबसे ज्यादा पीएच मान जिसका है कम है वो क्या होगा, उससे सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। फिर 6 के बाद अपना क्या स्टार्ट हुआ, उदासीन। उदासीन के बाद फिर कम क्षारीय और ज्यादा क्षारीय और ज्यादा क्षारीय, यानी क्षारीयता बढ़ती जाती है। इधर की तरफ जाएं तो हम क्षारीयता बढ़ती जाती है। जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा उसकी क्षारीयता उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर बात। तो बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चनों की। क्वेश्चन हमें जो दे रखे हैं उनकी चर्चा करते हैं। ये तो थी हमारी अम्ल और क्षार की क्या पहचान थोड़ी सी। तो स्लाइड में देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ना वो 2 नंबर का क्वेश्चन हमें गिवन है। 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्या है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। तो भाई अम्ल की बात करें, भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान इनका जो होता है ना वो 7 से क्या होता है कम। तो एक आध अम्ल की बात करें लेते हैं उदाहरण अम्ल का। तो सबसे बेस्ट उदाहरण है एक अम्ल का उदाहरण हमारे पास क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सब लोग अच्छे से जानते हैं HCl जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये एक प्रबल अम्ल है। और इसका जैसे ही जलीय विलयन तैयार किया जाता है, जलीय विलयन जिसका जैसे ही हम तैयार करेंगे तो ये जो अम्ल है ये अपने आयनों में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं इससे, और क्लोरीन आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यही है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ही हम क्या कह देते हैं भाई विलयन। ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं। तो जैसे ही अम्ल के अंदर, अम्ल का जो जलीय विलयन हमने तैयार किया तो उनके अंदर क्या मिल गए, हमें फ्री आयन मिल गए। ये हमारे क्या कहलाएंगे, फ्री आयन, फ्री आयंस। तो फ्री आयंस या मुक्त आयंस जैसे ही हमें मिल गए तो यही तो हैं आयंस जो विद्युत धारा का क्या करते हैं, वहन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करने में सहायक होते हैं। तो अम्ल का जलीय विलयन, विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के क्या होते हैं भाई, वाहक। इस कारण से ये विद्युत का कारण, इस कारण से ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का क्या होता है, चालन करता है। मतलब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये था हमारा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है अम्ल को तनुकृत करते समय। यस, ये शब्द नया आया, तनुकृत। तनु, तनु मतलब होता है कि यदि किसी विलयन को पतला कर दिया जाए, पतला करना मतलब पानी मिला दो उसके अंदर तो उसकी जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। यदि किसी विलयन के अंदर हमने उदासीन पदार्थ मिला दिया तो वो विलयन जो अम्लीय था वो कैसा होने लगेगा, उदासीन होने लगेगा। मतलब उसकी जो अम्लीयता है वो क्या होने लगेगी, कम। तो हमने क्या किया कि एक अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। मतलब इसकी हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसको क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। तो यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। हाँ भाई बहुत अच्छी बात। क्या कि क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। मान लो इस बीकर के अंदर क्या रखा हुआ है, जल, तो हमें इस अम्ल को इस जल के अंदर मिलाना चाहिए। भाई बात तो ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि हमने इस बीकर के अंदर क्या भर रखा है, अम्ल। हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्या मिला दें, हम जल H2O मिला दें। नहीं, ये कंडीशन नहीं अपनानी, हमें AH अपनानी है, ऐसा कहा जा रहा है हमसे। इसका रीजन हम ढूंढते हैं कि क्या है भाई। तो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि अम्ल को तनुकृत मतलब पतला कर रहे हैं, मतलब उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तनु का मतलब पतला होता है, और सांद्र का मतलब जब भी आएगा हमारे पास उसका मतलब होता है क्या, गाढ़ा विलयन। जब भी हमारे पास एक शब्द और यूज होगा सांद्र, सांद्र मतलब होता है क्या, गाढ़ा विलयन। ठीक है भाई, तनु मतलब पतला विलयन, सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन। तो जैसे ही हम एक अभिक्रिया करते हैं, विलयन को पतला करते हैं, अम्ल को पतला करते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई। तो भाई देखो, अम्ल को
जब तनु किया जाता है, पतला किया जाता है, तो भाई एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो मतलब जब अम्ल को पतला किया जाता है, इसके अंदर पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल में से क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसको कह देते हैं कि अम्ल को पतला करने की प्रक्रिया कैसी अभिक्रिया है भाई, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि हम सेकंड इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, वह जल द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करने से के लिए जल में मिलाते हैं, ना कि जल में अम्ल को मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यदि ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ये जो पात्र है, ये पात्र भी क्या होगा, गर्म, इसके फूटने का डर, इसका जलने का डर व्यक्ति को खतरा हो सकता है। इसलिए इसमें जब जैसे ही हम अम्ल को मिलाते हैं, तो अम्ल को मिलाने की सलाह जल में दी जाती है, ना कि जल में अम्ल को मिलाने की सलाह दी जाती है। क्लियर क्वेश्चन? ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कि ताजा दूध जिसका पीएच मान 6 होता है भाई, मान लो ताजा दूध जिसका पीएच मान कितना है, 6। यदि पीएच मान 6 है, तो अभी हमने पढ़ा था यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो तो उदासीन होगा, और 7 के बाद यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो इतना तो पता है अम्लीय होगा। लेकिन जिसका पीएच मान 5 होगा उससे तो ज्यादा क्या होगा जी, 5 वाले का पीएच मान का अम्लीय ज्यादा होगा, 6 वाला क्या होगा, कम। तो इसको हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा क्या है, क्षारीय है। तो ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। मतलब ना तो ज्यादा जी अम्लीय होता है, ना ही उदासीन होता है, लेकिन पीएच मान 7 से कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, अम्लीय है। लेकिन कैसा अम्लीय है, कम अम्लीय है। तो अब इसका हम बना रहे हैं क्या, दही। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो भाई जितने भी देखो दूध की बात करें, दूध को जमाने के लिए दूध को हम जमाएंगे, जमा कर क्या बनाएंगे, जमाने पर क्या बनेगा भाई, कर्ड बनेगा, दही बनेगा। तो जैसे ही दूध से दही बनाने के लिए हमें इसमें मिलाना पड़ता है क्या, जामुन। क्या मिलाना पड़ता है भाई, जामुन। जामुन मिलाएंगे भाई हम इसके अंदर। तो जैसे ही हम जामुन जो मिलाते हैं, जामुन का मतलब है इसके अंदर क्या है भाई, अम्ल है। इसके अंदर क्या है, अम्ल है। तो इस जामुन के अंदर कुछ बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, अम्ल देते हैं। तो हमें मेन है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसके माध्यम कैसा होता है, अम्लीय। तो जैसे ही इसके अंदर अम्ल मिलाया जाता है, तो जिस दूध का पीएच मान 6 है, 6 से घटकर और कम हो जाएगा, क्योंकि दही तो कैसा होता है भाई, खट्टा होता है। और हमने अभी बोला था कि जिन पदार्थों का पीएच मान, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, वो क्या कहलाती है, अम्ल। तो जैसे ही हम दही बनेगा हमारा, तो दही का पीएच मान और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दही बन जाने पर दूध का पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दूध से क्या बन जाता है, दही। ये बनाने की एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि ताजा दूध हमें दे रखा है और उसका पीएच मान 6 है, हम इससे दही बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इससे दही बनाएंगे तो पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन है कि पीएच मान इसका और घट जाएगा। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, तो हम इससे दही बनाएंगे तो इसका पीएच मान या तो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब ये और ज्यादा खट्टा होता चला जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बड़ा अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई इसका एक नाम और याद रखना, इसको शॉर्ट में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। और इसको रखा जाता है आर्द्ररोधी बर्तन में। आर्द्ररोधी बर्तन का मतलब होता है जिसके अंदर नमी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, रखा जाता है। क्यों? समीकरण सहित समझाइए, ऐसा आपसे बोला गया। तो समीकरण हम आगे इसका डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, वो भाई क्या होता है, आर्द्रता ग्राही होता है। मतलब हमारे वातावरण में जो नमी है ना, उस नमी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे क्रिया करके ये एक ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेता है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है, अपना खराब हो जाता है। इसलिए हम इस POP को आर्द्ररोधी बर्तनों के अंदर अच्छे से पैक करके रखते हैं, जिससे कि ये किसी भी प्रकार की नमी के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में नहीं आए। क्लियर बात? तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके उपयोग वगैरह भी हमें आगे मिलेंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, आर्द्रता ग्राही। ये आर्द्रता यानी नमी या जल वाष्प से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और कैसे पदार्थ का निर्माण करता है,
कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसलिए इससे बचने के लिए हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखते हैं, जिससे कि ये ठोस पदार्थ का निर्माण ना कर सके। ठीक है, ये थी हमारी अभिक्रिया किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसको आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, पीओपी के नाम से जानते हैं। पीओपी की फुल फॉर्म ही होती है पी फॉर प्लास्टर, ओ फॉर ऑफ पेरिस, पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। भाई एक बात को सुनिए, अभी हमने पढ़ा था क्या अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, तो थोड़ी सी बात इनकी भी करते हैं। देखो अम्ल की बात की जाए तो जब हम क्या ले लेते हैं, मान लो हमने एक ले लिया अम्ल और एक ले लिया क्षार, एक ले लिया अम्ल और एक ले लिया हमने क्या, क्षार। जैसे ही हमने अम्ल और क्षार को मिलाया तो अब जो विलयन हमारे पास बनने वाला है वो कैसा बनेगा भाई, तो हमारा जवाब होगा जैसे ही हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो वो विलयन बनेगा हमारा उदासीन, ना तो वो अम्लीय रहेगा ना ही वो क्षारीय रहेगा। तो उदासीन जो विलयन होते हैं ना उन्हें हम